First question, SACT type. A certain dye absorbs light of lambda 4530 angstrom and then fluorescence light of 5080 angstrom. Assuming that under given conditions, 47% of the absorbed energy is re-emitted out as fluorescence, calculate the ratio of quanta emitted to the number of quanta absorbed. हाँ तो सॉरी इसके अंदर तो हाँ HC by lambda ही करना है. HC by lambda. HC by lambda उसका 47%. Perfect. So energy which is emitted is equal to 0.47 times the energy which is absorbed. Now for one quanta, the energy is Hc by lambda. And if the number of quanta emitted is Ne, so we can write Ne into Hc by lambda. ठीक है, और ये lambda emitted is equal to 0.47 into ये quanta absorbed into Hc by lambda absorbed. निकल जाएगा. और lambda Na by Na. So Ne by Na ढूंढना है, रेशियो को भी रिस्पेक्टिवली देखना है. ठीक है, so this will be equal to 0.47 into emitted कितना है 5080 upon absorbed is 4530. ठीक है, approximation करोगे तो this will be let's say 0.47 ही रहने दो, इसको 5000 और इसको 1 से बड़ा है सर आंसर. 1 से बड़ा है आंसर. देखो ना क्या आ रहा है. हाँ 1 से नहीं जरूरी नहीं है. अच्छा 0.47 भी है. हाँ तो ये 4.7 upon 9 के आसपास आ रहा है. हाँ तो 0.5 के आसपास. B 0.5. हाँ B. Approx 0.5 से थोड़ा ज्यादा. You get the answer as 0.5 to 7. एक मिनट सर, एक ही मिनट. कैलकुलेट रेशियो ऑफ क्वांटम. अच्छा ठीक है, हाँ 47% भी दिया ना. ठीक है. ओके सर. Next, Ki in acetone undergoes SN2 reaction with each PQRS. The rates of the reaction vary as. काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट है. SN2 में सबसे ज्यादा रेट किसका होगा? सबसे कम वाले में P. कम बल्कि ना. कम बल्कि. कम बल्कि. SN2 ना. हाँ सर. So SN2 का mechanism depends on the positive charge of the substrate. जितना ये positive charge ज्यादा होगा उतना attack of the nucleophile and the leaving group का elimination will be faster. बराबर. So SN2 का rate actually एक factor पे depend करता है, that is the amount of the positive charge on the carbon जिस पे वो nucleophile attack करने वाला है. ठीक है. अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको कौन सा फैक्टर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता है? EDG या EWG? EWG. ठीक है. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा. बीटा कार्बोनाइल बोल सकता हूँ. तो ये बीटा कार्बोनाइल में यहाँ पे ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है दिस विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग EWG. इन टर्न क्या करेगा? कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को काफी बढ़ा देगा. बराबर. तो विच इन टर्न विल हैव द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल फास्टर. इसीलिए S का जो रेट है वो सबसे ज्यादा होगा. समझा? तो ये याद रखना, बीटा कार्बोनाइल हलाइड्स आर वेरी गुड SN2 substrates. This is very very important. ना? Beta carbonyl halides are very good SN2 substrates. ठीक है. उसके बाद R is allylic halide. अब S के बाद अगर देखोगे तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन B. ठीक है. P and R बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं. ठीक है. दोनों में SN1 ही होता है. SN2 नहीं, अलाइलिक में तो कार्बोकटाइन अगर बनेगा तो SN1 की बात करेंगे. बाकी अगर बल्कीनेस से कंपेयर करें तो P इज लेस बल्की एज कंपेयर टू R. लेकिन अगर देखोगे तो यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड कार्बन जो है दिस एक्ट्स एज अ
EWG। तो ये भी कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा है, बट ये इतना स्ट्रॉन्ग EWG नहीं है जितना कार्बोनाइल ग्रुप है, इसीलिए P और R के कंपैरिजन में बहुत क्लोजली कंपैरिजन है। P because of less bulkiness it is a good SN2 substrate as compared to allylic primary। Sir, in SN1 we see the position of the positive charge ना, मतलब कौन से टर्शियरी, मतलब बावा रूल। SN1 में तो सिंपल आपको बावा अप्लाई करना है। हाँ, और कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक, अलाइलिक और अल्काइल। और इसमें भी याद रखना, बेंजाइलिक में अगर हम टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी की बात करें तो द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज 3 to 1। और उसमें भी अगर हम प्राइमरी बेंजाइल और टर्शियरी अल्काइल कंपेयर करें तो थर्ड ब्यूटाइल का प्लस आई डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू द रेजोनेंस इफेक्ट, जो यूजुअल सिनेरियो नहीं है। ठीक है, थियोरेटिकली सोचोगे तो आप डेफिनेटली बेंजाइल बोलोगे, बट यहाँ पर जब रेट के मैग्नीट्यूड को कंपेयर किया गया है, थर्ड ब्यूटाइल का सबस्ट्रेट ज्यादा बेटर SN1 सबस्ट्रेट है व्हेन इट इज कंपेयर टू अ प्राइमरी बेंजाइल। तो अगर हम बेंजाइल और अल्काइल में कंपेयर करें तो टर्शियरी बेंजाइल, फिर आता है सेकेंडरी बेंजाइल, then third butyl, एंड थर्ड ब्यूटाइल, फिर 1 डिग्री बेंजाइल, फिर आपका प्राइमरी बेंजाइल, और फिर सेकेंडरी अल्काइल और प्राइमरी अल्काइल। this is for SN1 ना sir? दिस इज फॉर SN1 Just write that down ना sir. और SN1। ठीक है, बट SN2 के लिए ये चीज याद रखो, बीटा कार्बोनाइल हैलाइड्स आर गुड SN2 सबस्ट्रेट्स। Okay. Just remember this statement, beta carbonyl या फिर any factor which is acting as a strong EWG and increases the amount of positive charge on the carbon bonded to halogen will always be better SN2 substrates. Also sir, beta carbonyl acts as a good if there's a COOH, it acts as a good decarboxylation वाला group होता है ना? बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड है वो। हाँ भाई, बीटा कीटो एसिड मतलब क्या, आपका एक साइक्लिक चेन है, हाँ, और मान लो यहाँ पर COH है, तो इसका decarboxylation would require a high temperature, but if we consider a keto group at the beta position, and now if you heat it, the decarboxylation will be much easier, giving you cyclohexanone as the product. Dehydration of alcohol also, if there is a beta, will be easier. Dehydration of alcohol also, somewhere I heard. हाँ, क्योंकि उसमें H+ और ये वाला जो फैक्टर है वो अपना अल्फा के H को एसिडिक भी बनाता है ना, अल्डोल कंडेंसेशन का कंडीशन। हाँ सर, ऐसा ही है। ठीक है। नेक्स्ट, calculate the amount of polythene formed from 20 kilogram of calcium carbide from the reactions given below. Well-known reaction है, calcium carbide का hydrolysis give acetylene. Acetylene का partial hydrogenation using Lindlar's catalyst gives you ethene, and ethene on polymerization gives polyethene. The number of moles ढूंढना है खाली। मोल्स ही करेंगे ना भाई। So for n moles of polyethene, how many moles of calcium carbide is required? हाँ तो for n moles of नहीं for polyethene, n moles of polyethene के लिए कितना moles of calcium carbide लगेगा? n ही लगेगा। n ही लगेगा। बेस बैक करो, ये n moles of ethene लग रहा है, अब n moles of ethene, एक मोल पॉलीथीन के लिए n moles इथीन लगेगा ना? ना, जितना मोल्स कैल्शियम कार्बाइड का है उतना ही मोल्स आपको पॉलीइथीन का मिलेगा। तो मतलब बेसिकली n है ना सर, n moles of calcium carbide gives n moles of acetylene, n moles of acetylene, n moles of polyethene, n moles of polyethene, n moles of ethene gives 1 mole polyethene, gives 1 mole polyethene। अरे बट 1 mole of polyethene में ये n तो रिपीटेड है ना भाई। अरे वो अपन इसका टोटल मोलर मास करोगे तो n इंटू इथीन का मोलर मास लोगे ना। हाँ ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इक्विवेलेंट्स को देखें तो 1 मोल कैल्शियम कार्बाइड का 1 मोल इक्विवेलेंट टू
1 mole of polyethylene. 1 mole of polyethylene. UN mass upon molar mass. वही तो 20 upon 24 अब सिंपल है, कैल्शियम कार्बाइड इज व्हाट? 64 64 64 and that gives polyethylene is 28 grams. 28 grams. तो इसका 20 किलोग्राम होगा तो ये भी केजी में आ जाएगा. And this x will be equal to 20 into 28 by 64. 4 7s are 4 16s are 5 sorry 4 5s are and 4 4s are 35 by 4, which is approximately 9 के आसपास 8 point something आ रहा है. राउंड ऑफ करेंगे तो 9 किलोग्राम इज द आंसर. ये केजी में ही आएगा डायरेक्टली. ठीक है. Okay. Yes. Next, chromite is converted to chromium by the following steps. Chromite with the first step gives you sodium chromate. On second step gives chromic oxide, and on third step gives chromium. So 1 2 3 reagents will be. पहला वाला तो वो NaOH ना, NaOH हीट. उसके बाद Cr B होगा सर, B होगा, B. हाँ B Al2O3 बनेगा ना. Cr2O3 plus aluminium will give Al2O3. Look at this conversion. हाँ रिडक्शन है एल्यूमिनियम Chromic oxide to chromium. इस रिएक्शन का एक नाम भी है. अब एल्यूमिनोथर्मी. Aluminothermite process. Goldschmidt aluminothermite process. वही तो बोला सर. हाँ बराबर है, मैंने कहा नाम बोला. Aluminium. Goldschmidt aluminothermite process, where aluminium acts as a very good reducing agent. तो Fe2O3 और Cr2O3 को easily Fe और Cr में कन्वर्ट कर सकता है. तो ये प्रोसेस गोल्डस्मिथ aluminothermite प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है. और ये अपना कार्बन रिडक्शन होगा और यहाँ पर अल्कलाइन मीडियम NaOH और हीट लगेगा. ठीक है. सो द आंसर इज बी. अब फर्स्ट वाला जो कन्वर्जन है क्रोमाइट टू सोडियम क्रोमेट, दिस कैन आल्सो बी डन बाय यूजिंग अरे हाँ Cl2 नहीं NaOH सोडियम कार्बोनेट एंड रोस्टिंग to prepare dichromate. This is the first step ना, roasting of chromite ore. तो Na2CO3 एयर वाला ऑप्शन भी वैलिड था फॉर द फर्स्ट स्टेप, बट सेकंड और थर्ड में क्या किया है उन्होंने, कार्बन और कार्बन दिया है. तो लास्ट में कार्बन रिडक्शन काम नहीं करेगा ना एज पर एलिंगम डायग्राम. लोअर रिड्यूसेस अपर का रूल आएगा. क्लियर? यस. तो अगर पहला स्टेप देखोगे और अगर आप डाइक्रोमेट के प्रिपरेशन को सोचोगे तो इट इज टेम्पटिंग टू मार्क द ऑप्शन ए, बट देन सेकंड एंड थर्ड में, थर्ड वाले स्टेप में वो वैलिड नहीं होता है. प्लस सेकंड स्टेप में हीट नहीं दिया है, सिर्फ कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट दिया है. ठीक है. यस सर. MACT, choose the inappropriate statement regarding the following reaction. कौन सा रिएक्शन सोचा? OH ऐड होगा, हाइड्रोबोलेशन. हाँ. And HBO follows In addition. anti Markovnikov addition. ठीक है. तो अगर यहाँ पर HBO लगाएंगे डबल बॉन्ड के नीचे वाले पोजीशन पे, डबल बॉन्ड के नीचे वाले पे OH जाएगा. एंड इज इट सिन और एंटी एडिशन? एंटी नॉन सर. नहीं, ये सिन एडिशन है. हाँ लगा ही. आई थिंक मैंने HBO को एंटी बोला था लास्ट टाइम शायद. हाँ तो मैंने आपको पूछा था किससे ने कि एंटी, मैंने किधर पढ़. हाँ आई थिंक आपसे ही मेरा कॉन्वर्सेशन हुआ था, बट वो एंटी नहीं है, सिन है. पर सर नहीं, एंटी के पेपर में पूछा था यार. सिनी दिया था ना नोट्स में, सिनी दिया है सर आपने शायद. HBO शायद मेंशन नहीं किया है मैंने, जितना मुझे ध्यान है. मैंने शायद लिखाया था, किधर तो लिखाया था. नोट्स में प्रिंटेड नहीं है HBO, मेरे को नहीं लगता है. क्योंकि HBO अपने अल्कोहल्स में किया है, लेकिन जस्ट नाउ रिमेंबर दैट एंटी में खाली थोड़े ही है, एंटी में सिर्फ थोड़े ही है, मतलब वो ऐसे जो टिपिकल है वो सब.
शायद वो मैंने NTA HBU के NT पेपर बोला था, जस्ट करेक्ट कर लो। NTA के पेपर में इट इज सिन एडिशन। हाँ आई थिंक एक्सप्लेनेशन में दिया या तो था एनटीए कि में NTA उन्होंने एनटी दिया है आंसर में, हाँ आई NTA सपोज। दिया है सर, नहीं पेपर बट में था। मैंने सर्च किया तो इट इज अ सिन एडिशन ओनली। और इसका मैकेनिज्म भी ऐसा है दैट द अटैक ऑफ द H एंड द OH टेक्स प्लेस फ्रॉम द सेम साइड, सो इट इज कंफर्म टू बी अ सिन एडिशन। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज सिन एडिशन। ओके तो अब OH जो है दैट विल बी एडेड ऑन दिस पर्टिकुलर पोजीशन, और अगर सिन बोल रहे हैं मतलब यहाँ पर OH और यहाँ पर H इस तरह से लगेगा, एंड दिस विल बी H। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। So now option A, syn addition of H from borane and OH from solution occurs. Is this correct? सॉल्यूशन Second step में if we see oxidation is via hydrogen peroxide in alkaline medium. H2O2 से OH आता है ना सर? H2O2 से OH आता है. हाँ, पहला वाला wrong है। But we take the alkaline medium OH also. तो यहाँ पर मैकेनिज्म में कैसा है, जो बोरेन कंपाउंड है वो फर्स्ट स्टेप में अटैक करेगा एंड इट विल कन्वर्ट दिस इनटू एन अल्काइल बोरेन। हाँ, और वो जो ठीक है, तो H तो बोरेन से आता है और बाद में हम पेरोक्साइड से ऑक्सीडेशन करते हैं बट इन अल्कलाइन मीडियम। सो बेसिकली OH सिर्फ बन जाता पेरोक्साइड है। नहीं है, इट इज OH कमिंग फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द अल्कलाइन मीडियम। सो ऑप्शन ए और बी देखो तो उन्होंने फर्स्ट में OH फ्रॉम सॉल्यूशन दिया है और सेकंड में OH फ्रॉम पेरोक्साइड दिया है। ठीक है, सो द मोर करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज इट इज सिन एडिशन of H from BH3 and इनकरेक्ट OH पूछा है ना from अपन? हाँ मतलब इनकरेक्ट inappropriate पूछा है। हाँ इनअप्रोप्रिएट पूछा है। यही होगा ना? बराबर हाँ, बी तो होगा, इनअप्रोप्रिएट कौन सा है ये यहाँ होगा पर? ना बी। भाई। हाँ सॉरी, बी होगा। बी होगा। उसके बाद द प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ सर है। आप देखोगे तो यहाँ पर दिस कार्बन विल बिकम अ HCH3 कायरल बिकॉज यहाँ पर सिमेट्री नहीं है और दोनों कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है, एक पे H और मिथाइल है और दूसरे पे OH और H है। ठीक है, सो डेफिनेटली इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, विल इट शो सिस एंड ट्रांस? नो, एक साइक्लिक है तो 1-2 में इट नहीं शो। साइक्लिक में 1 2 1 3 1 4 ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बताते हैं ना, और उस ज्योमेट्रिक में जो सिस वाला है उसका मिरर इमेज वुड बी सिमिलर, बट ट्रांस का जो मिरर इमेज आएगा वो डिफर करेगा। तो जो ट्रांस वाला है उसमें ट्रांस डेक्स्ट्रो और ट्रांस लेवो आएगा। तो अगर स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें तो यहाँ पर 3 स्टीरियो आइसोमर्स होगा, समझा? एक होगा सिस, बाद में ट्रांस का डेक्स्ट्रो डी और ट्रांस का ए एंड ट्रांस का लेवो भी होगा, समझा? यस। And addition follows anti-Markovnikov's orientation. Yes, it does follow the anti-MR. ओके ठीक है, तो HBO sin addition है, H coming from BH3 and OH from the solution. अच्छा, तो इसी में अगर आपको एरो पे B2D6 दिया followed by OH minus H2O2, तो OH और D ऐड होगा। तो B2D6 में D ऐड होता है, मतलब यहाँ पर ये वाला जो H है उसकी जगह D आ जाएगा। सिमिलरली अगर B2H6 D माइनस और पेरोक्साइड का D2O2 ऐसा दिया हो तो H और OD आएगा। H और OD आ H और जाएगा। OD। तो ये वाला स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है इफ दे गिव यू ड्यूटेरियम का वेरिएशन ऑन द एरो। क्या? नेक्स्ट, इन अ फर्स्ट ऑर्डर reaction, amount of the substance left after n half lives and the average life of a first order reaction respectively are A0 upon 2 raised to n। वो तो है ही। A0 by 2 raised to n है वो। so the concentration which is Average remaining life is equal to A0 upon 2 हाँ raised to n। 1.440 half। A और C है ना What is सर? average life called? मीन लाइफ 1 by lambda 1 by lambda। 1 by lambda। इसको टाउ भी बोलते लैम्ब्डा हैं, को मीन टाउ। लाइफ भी बोलते हैं, एवरेज लाइफ भी बोलते हैं। लैम्ब्डा की जगह ln 2 by k ln 2 by t half 1.440 So half। this is 1 upon the reciprocal of the rate constant
एंड रेट कांस्टेंट क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, 1.44 टी ठीक है, और इसको आप सॉल्व करोगे तो 1.44 टी हाफ मिलेगा। ए और सी दोनों करेक्ट है। तो ए और सी दोनों इक्विवेलेंट ऑप्शंस हैं, सो बोथ आर करेक्ट। Next, which of the following statements are correct? Each atom has at least one orbital symmetrical about the nucleus. हाँ, s ऑर्बिटल सब नहीं होते ना। Each atom अगर हाइड्रोजन ले ले तो एटलीस्ट एक ऑर्बिटल तो होता ही है, and being an s orbital there will be symmetry about the nucleus, so it is a correct statement. Each orbit has at least one orbital symmetrical about the nucleus. हाँ, ये भी ना सर, PB symmetrically है ना सर, मतलब PB symmetrically, PX is symmetrical about position. Orbit बोला तो मतलब it can be orbit number 1, orbit number 2. Every orbit will have S तो होगा ही। हाँ, और हर ऑर्बिट में यानी फर्स्ट ऑर्बिट में S तो होता ही है। हाँ, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। Number of electrons in neon having their, this should be orbital angular momentum. Number of electrons in neon having their orbital angular momentum equal to 0 are 4. S electrons मतलब ना? Orbital angular momentum OAM is given by what formula? Root L into L plus 2. Root L plus 2 नहीं, root L plus 1 into h bar या h by 2 pi. वैसे spin angular momentum root half fixed root s plus 1 into h bar. ये कांस्टेंट होता है ना, root 3 by 2. Perfect. तो orbital angular momentum depends on the type of L orbital. बराबर, और उसका वैल्यूज डिफर करेगा। तो अगर हम SPDF की बात करें तो you have to just put the values of L which is equal to 0, 1, 2 and 3. ठीक है, तो इसका orbital angular momentum अगर बात करें तो this will be 0, this will be 1 plus 1, that is root 2 h bar, this will be root of 6 h bar, and this will be root of 12 L bar h bar. और ये तो कांस्टेंट होता है root 3 by 2. ये कांस्टेंट होता है फॉर एनी ऑर्बिटल बिकॉज स्पिन S जो is half है only. उसका S हाफ is ही half होता है only. मैग्नीट्यूड। सो हाफ इंटू हाफ प्लस 1 यानी हाफ इंटू 3 by 2, दैट इज 3 by 4. अंडर रूट है तो रूट ऑफ 3 by 2 और h बार आ जाएगा। ठीक है, हाँ। तो अब नियॉन की बात करते हैं। तो नियॉन एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2 एंड 2p6। यहाँ पे 4 s इलेक्ट्रॉन्स है जिसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, तो दिस विल आल्सो बी अ करेक्ट स्टेटमेंट। नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिट बाय व्हाट रिलेशन? 2 pi r equal to n lambda. ये डी ब्रोगली हो रहा है। 2 pi r is equal to n lambda, where r is the number of the orbit. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सो ऑल द ऑप्शंस वर करेक्ट। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, KMnO4 plus gas B, H2O2 plus gas B and bromine water plus gas B all gives aqueous suspension of white solid. This on reaction with reagent P gives sulfuric acid. Question: which of the following reagent can be used as to get sulfuric acid? This aqueous suspension of white solid should contain SO4. हाँ, SO2 मतलब ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होना ही चाहिए। अगर ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है मतलब जो गैस बी है वो भी सल्फाइड जैसा कुछ होना चाहिए, सल्फर वाला कंपाउंड होना चाहिए। H2S। तो क्या क्या ऑप्शंस आप सोच सकते हो? चलो, गैस बी के प्रोबेबल ऑप्शंस क्या होने चाहिए? H2S, SO2, SO3। हाँ सर। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस,
सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड. नाउ ट्राई टू रूल आउट. SO3 नहीं होगा. SO3 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि KMnO4 is an oxidizing agent और SO3 is already in +6. In the highest oxidation state. तो ये आगे ऑक्सीडाइज हो ही नहीं पाएगा, तो SO3 तो रूल्ड आउट है. What about sulfur dioxide? हो सकता है सर. हो सकता है. सल्फर अपने +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. +6 KMnO4 plus SO2 सोचो, तो what would be the products? SO2 will be oxidized Into? to SO +6. So that will be H2SO4. So you are directly getting sulfuric acid in the intermediate step only. हाँ. तो आगे reagent P के साथ sulfuric acid जो मिल रहा है वो वापस क्वेश्चन हो जाएगा ना. मतलब ये SO2 वाला रिएक्शन भी नहीं. मतलब अगर रूल आउट करो तो ये जो गैस है वो हाइड्रोजन सल्फाइड ही होना चाहिए. Now what would be the product of KMnO4 with H2S? सल्फर. एलिमेंटल सल्फर मिलेगा. सल्फर मिलेगा. फिर अगर आप पेरोक्साइड प्लस H2S सोचो, H2O और सल्फर मिलता है ना. सल्फर ही देगा. सल्फर देगा मतलब सल्फर. ये भी डायरेक्टली सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है प्लस H2O देता है. और ब्रोमीन वाटर प्लस H2S तो HBr और सल्फर. HBr और सल्फर मतलब तीनों रिएक्शन अब वैलिड हो जाते हैं, which gives you elemental sulfur. कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिएगा जो H2SO4. तो सल्फर अपने 0 में है और +6 में कन्वर्ट हो रहा है. मतलब we need to have the reagent P as an oxidizing agent. Just look at the options. Is ozone an oxidizing agent? Yes. Chlorine water? नहीं बनेगा सर. क्लोरीन वाटर भी है. क्लोरीन वाटर भी है. नाइट्रिक एसिड? हाँ वो तो है. ऑफ कोर्स है. और HCl? नहीं है. HCl नहीं होगा. नहीं होगा. तो कौन HNO3 लग रहा है क्योंकि O3 से मल्टीपल है भाई, MaCt है. अच्छा तो A और C कर देंगे. A भी है, B भी होगा ना. क्लोरीन वाटर होगा. HOCl देगा. हाइपोक्लोरस एसिड इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हाँ वाटर भाई. क्लोरीन वाटर का मतलब क्लोरीन नहीं है, वो हाइपोक्लोरस एसिड के बराबर है. वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. और नाइट्रिक एसिड तो डेफिनेटली है ही. And HCl does not have oxidizing property. O3 और अगर आप सल्फर और O3 को रिएक्ट करोगे तो H2SO4 कैसे बनेगा? Aqueous है ना. Aqueous है ना भाई. Aqueous है. Water is already present. Aqueous suspension of white solid है. हाँ. ठीक है. तो ये रूल आउट करने से ही आपको समझेगा कि कौन सा प्रोबेबल ये गैस हो सकता है. और फिर आप सोचोगे then the reagent P is basically an oxidizing agent which was to be found. Yes sir. Next, Na2C2O4. Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट. CrO4 नहीं है, C2O4 है. हाँ अच्छा. भाई बहुत करता है जन्म. C2O4 सोडियम ऑक्सलेट है. ऑक्सलेट क्रोमेट बना दिया. ऑक्सलेट है H2SO4. So oxalate with sulfuric acid gives sodium sulfate and ये बन जाएगा आपका oxalic acid. और oxalic acid को हीट किया. CO और CO2 दोनों मिलता है. CO2H2O. तो फेमस रिएक्शन है oxalic acid का heating gives you CO and CO2. X is monoxide, Y is carbon dioxide. Yellow flame and X is monoxide. Y is slime water milky. Y is CO2. Y is CO2. X is CO. So X has to be carbon monoxide and Y will be carbon dioxide. So which of the following reaction will give both gases X and Y? पहला A. सॉरी तो क्या बात है. MaCt है वापस. A होगा. तो ऑक्सैलिक एसिड तो हीट करने पर देता ही है. अब फेरस ऑक्सलेट, सॉल्ट ऑफ ऑक्सलेट ऑन हीटिंग. दोनों सिर्फ CO2 देगा ना सर. फेरस ऑक्सलेट हीट करने पर नहीं सर D नहीं देगा. नहीं लग सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड. D लग रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड देगा.
बी नहीं है। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड भी देता है। Fe का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड. This does give both the gases. फिर सोडियम फॉर्मेट. Formates on heating, does it give CO2 and CO both? I don't. This is formate salt का decarboxylation kind of, right? CO2 हमने कैल्शियम सॉल्ट और फैटी एसिड्स तो किया ही हुआ है. हाँ. सिर्फ CO2. Only CO. So this will give only carbon dioxide and not carbon monoxide. And HCOAg सेम ही है ना. ये भी decarboxylation करके CO2 देगा. मतलब दोनों gases नहीं देगा एक साथ. It will give either of the gas. AB. ठीक है सर. Oxalic acid and ferrous oxalate both gives carbon monoxide as well as carbon dioxide. ठीक है. Next. करके लेना है सब है. Identify. पता कैसे चलता है कि Fe2O3 बनेगा कि नहीं? Fe2O3 कब बनेगा? When there is some oxidizing agent present जो self catalyst act करके इसको further oxidize कर सकता है. जैसे ये कॉन्सेप्ट कहाँ पर देखा था? फेरस का सल्फेट. इट इज द ओनली मेटेलिक सल्फेट which on heating both SO2 and SO3 gives both gases. Acidic gases. हाँ. SO2 and SO3. तो इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? FeO बनता है, लेकिन FeO ऑक्सीडाइज होकर फिर Fe2O3 बन जाता है एंड SO2 और SO3. एक ही मेटल सल्फेट है जो दो एसिडिक गैसेस एक साथ देता है और FeO को ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड. ओके सर. Here, identify the binary mixture that can be separated into individual compounds by differential extraction as shown in the given scheme. Binary mixture containing compound 1. किया ना ये सेम क्वेश्चन किया है सर. I think किया है. तो NaOH और NaHCO3 दोनों से कंपाउंड 1 दोनों से सेपरेट कर पा रहे हैं. एसिड होगा, एक फिनॉल होगा. फिनॉल एंड एसिड. NaOH तो दोनों कैसे? NaOH दोनों देगा ना. NaOH दोनों से रिएक्ट करता है और NaHCO3 जो है वो सिर्फ सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करेगा. बट अगर हम अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल और एसिड, अल्कोहल एंड एसिड या अल्कोहल एंड फिनॉल हो तो भी ये कॉम्बिनेशन काम करेगा ना. तो अल्कोहल NaOH ये अपना हाँ एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन. तो एसिड और अल्कोहल ही चलेगा. एसिड और फिनॉल और अल्कोहल भी नहीं चलेगा क्योंकि वो कैसे चलेगा सर? NaHCO3 दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. वही तो फिनॉल और अल्कोहल अगर है, फिनॉल अल्कोहल है, कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल. एसिड एंड अल्कोहल. कौन से ऑप्शंस? डी. डी. और कोई? डी भी तो है. बी एंड डी दोनों होगा. डी भी तो है. एसिड एंड अल्कोहल का कॉम्बिनेशन. हाँ. बेंजोइक एसिड एंड बेंजाइल अल्कोहल और दूसरा बेंजाइल अल्कोहल विद बेंजाइल विद COH. ठीक. ये भी सिंपल है. स्टेबिलिटी ऑर्डर करेक्टली वेरीफाई करना है. पहला टर्शियरी मैक्सिमम, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी. ऑर्डर में ही है ना. टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल कार्बोकैटायन. यस. स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स भी कार्बोकैटायन जैसा ही होता है. हाँ. हाइपर कॉन्जुगेशन नंबर ऑफ अल्फा H देखते हैं. हाँ राइट है. ये भी सही है. ये भी 3:1 है. एंड बेसिक नेचर इनवर्स टू एसिडिक नेचर ऑफ कॉन्जुगेट वो ना. So if you consider CH4, ammonia, water and HF, what is the acidic strength? HF maximum, so F minus minimum. बराबर. Perfect. So CH3 minus would be the strongest conjugate base. न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी यही ऑर्डर है ना सर? न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी ना. अभी उसमें पोलर और पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा. पोलर प्रोटिक. पोलर प्रोटिक की अगर बात करें तो
पोलर प्रोटिक में ये होगा, नहीं पोलर प्रोटिक, हाँ पोलर प्रोटिक में ये होगा। पहले हैलाइड्स को हमेशा सोचो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो H+ किसको सराउंड करेगा? F- को सबसे ज्यादा सराउंड करेगा, तो उसका न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ घटाएगा, घटेगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो I- पोलर Br- प्रोटिक Cl- और F- और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो फिर उल्टा हो जाएगा। उल्टा उल्टा लिख दो सर। ठीक है, तो अगर आप देखो तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उतना सॉल्वोलाइसिस उसका कम ज्यादा होगा, होता है, कम होगा ना, सॉल्वोलाइसिस ज्यादा होगा, सॉरी सॉल्वोलाइसिस ज्यादा होगा लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी की स्ट्रेंथ कम हो कम जाएगी। होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C इज द लीस्ट, तो उसका सॉल्वोलाइसिस या हाइड्रोलाइसिस बोलो तो कम सबसे होगा, कम होगा तो उसका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ न्यूक्लियोफाइल ज्यादा होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ इज वैलिड इन पोलर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, लेकिन यही चीज अगर पोलर एप्रोटिक में बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए सॉल्वेंट डिपेंडेंसी काफी इंपॉर्टेंट है, बट बेस का स्ट्रेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन द सॉल्वेंट। यहाँ पे अगर सॉल्वेंट देके कंफ्यूज करे तो भी बेस का स्ट्रेंथ का ऑर्डर चेंज नहीं होता है। और इसमें कॉन्सेप्ट क्या बताया था, थर्मोडायनामिक वर्सेस काइनेटिक कॉन्सेप्ट। तो बेस का स्ट्रेंथ हम जब कंपेयर करते हैं, इट इज व्हाट कॉन्सेप्ट, द थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ है दैट इज अ काइनेटिक कॉन्सेप्ट। याद है ना? When you are comparing base का strength, remember it is a thermodynamic concept. इसीलिए वो सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। बट न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ कंपेयर करते वक्त आपको सॉल्वेंट का ध्यान देना, और बाकी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, स्टेरिक फैक्टर्स वगैरह, वो भी सब ध्यान देना रहता है, बिकॉज यहाँ पर हम काइनेटिक्स के बारे में सोचते हैं। क्लियर? Next, Yes, if t is the time required by electron in taking one round in an orbit, n represents the number of waves in an orbit, r represents the radius of orbit, then which have the value of half for second orbit of H and fourth orbit of helium plus? हाँ इजी है ना, r तो क्या n square by z के प्रोपोर्शनल, Rn is proportional to n square by z. So R2 of और hydrogen upon R4 of helium plus. हाँ a सही है सब, a सही है। So n square मतलब यहाँ 2 square upon 1 हो जाएगा, और ये वाला 4 square upon helium है तो 2 हो जाएगा, बराबर। तो ये आपको रेशियो हाफ देता है, मतलब ए तो करेक्ट है। अब t is the time required by electron in taking one orbit. What is the r by v, 2 pi r by v, तो r by Rn by z upon n square by z upon z by n, मतलब n अगर cube by z प्रोपोर्शनलिटी को सोचे तो यहाँ पर इट इज प्रोपोर्शनल टू n square by z, और यहाँ पर इट इज प्रोपोर्शनल टू z by n, n cube by z square, n cube by z square से n proportional cube by z square, बराबर। तो T2 of hydrogen upon T4 of helium plus will be equal to ये 2 cube upon 1 square और ये 4 cube upon 2 square, तो 8 into 4 upon 64, 8 is a half आ रहा है, n2 of h upon n4 of he plus, RC proportional होगा ये 2 pi r n n lambda, हाँ number of waves ना, number of waves, 2 pi r n n lambda proportional to r, तो वो भी राइट होगा। परफेक्ट, बिकॉज ये वाला जो है उसका रिलेशन r के बेसिस पे ही आएगा, मतलब अगर a वैलिड है तो c भी वैलिड है ही। हाँ फिर E2 को हम सोचते हैं तो E2 of z h square by n square, E4 upon z square by n square, तो z square 1 square upon n square 2 square, और यहाँ 2 square upon 4 square, 16 by 4 into 4 नहीं होगा सर, नहीं होगा।
1 आ रहा है, 1:1 आ रहा है। 1 है, यस। ए बी से। तो करेक्ट ऑप्शन सिंपल ABC है। ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू, how many terminal alkynes isomer are possible for the formula C6H10? टर्मिनल तो अल्काइंस, ब्यूटाइल के 4 देखेंगे ना, मतलब CH111CH निकल गया साइड में, बचा ब्यूटाइल 4। वो पूछा है क्या स्टीरियो आइसोमर्स कंसीडर करना है कि नहीं? नहीं, तो बस 4। अब यहाँ पे जो आंसर दिया है उसके हिसाब से तो स्टीरियो नहीं कंसीडर किया है, बट हम लोग कंसीडर करें तो क्या क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं। तो टर्मिनल अल्काइंस मतलब ये वाला पार्ट तो फिक्स हो गया। अब जो वेरिएबल पार्ट है वो अपना ब्यूटाइल है, और ब्यूटाइल के 4 आइसोमर्स होते हैं, एन आइसोसेक और टर्ड। ऑप्टिकल ना कंसीडर करें, एक ही अगर होता है, कंसीडर करें तो होता है ना होता है सेक ब्यूटाइल, उसके 2 तो 5 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे 5। तो अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करें तो 4। स्ट्रक्चरल इट विल बी 4, ऑप्टिकल 5, 2 और टोटल टोटल 5 होगा। एक कॉमन हो जाएगा ना, कोऑर्डिनेशन में भी ऐसे ही किया था। फर्स्ट ऑलवेज फाइंड स्ट्रक्चरल फॉलोड बाय स्टीरियो एंड देन कम टू द टोटल। सर ऐसे क्वेश्चन में देखने का कि नहीं ऑप्टिकल? देखो अभी यहाँ पे स्पेसिफिकली उनको अगर सिर्फ आइसोमर्स बोलते हैं ना तो यू हैव टू कंसीडर ऑप्टिकल। यस, मतलब आंसर इसका 5 होना चाहिए, बट आंसर 4 दिया है, मतलब उन्होंने कंसीडर नहीं किया है। वही तो बहुत ऐसा होता है बहुत नहीं, बट अगर आइसोमर्स बोला है ना तो कंसीडर करना ही है। बाय डिफॉल्ट इट इज टोटल आइसोमर्स। अगर रॉन्ग दिया है ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स। कितनी बार हुआ ऐसा? तो अरे झगड़ लेना आज मींस के बाद काम क्या होगा तेरे पास? नहीं, बट अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो यू हैव टू कंसीडर टोटल ओनली। ठीक। How many of the isomeric ketones having the molecular formula C6H12O undergo iodoform test? मिथाइल कीटोन बना के छोड़ मिथाइल कीटोन फिक्स होना चाहिए। अब कोई भी अल्डिहाइड 6 कार्बन वाला तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा ही नहीं, तो खाली मिथाइल वाले कीटोन्स ही देंगे। उसमें भी ब्यूटाइल वाला पार्ट वेरिएबल है। उसके भी कितने आइसोमर्स हो सकते हैं? 4। अब वापस इसमें भी आइसोमेरिक कीटोन्स बोला है 5, तो 4 या तो 5 दोनों ही करेक्ट होने चाहिए। आइडियली अगर आइसोमेरिक बोला है तो स्टीरियो और कंसीडर करना पड़ेगा। हाँ सर एल्केन 2 ऑल कंसीडर नहीं करेंगे क्या इसमें? थोड़ा धीरे बोल। कीटोन्स पूछा है। हाँ ठीक है ओके ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स इन द प्रोडक्ट P इज। अरे सर 2 है ना इसका आंसर? तो ये तो बहुत जाना पहचाना सर, बहुत जाना 2 है सर इसका आंसर 2 है। हाँ 2 है सर। लेफ्ट वाले पे बनेगा, राइट वाला राइट वाले पे नहीं बनेगा। ठीक है ये तो पुराना एडवांस का क्वेश्चन है पूरा। हाँ 4-5 बार किया अपन। हाइड्रोलिसिस होगा, अपन नहीं किया होगा मतलब 4-5 बार। हाँ फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड एडजेसेंट पे आ जाएंगे, और हीट किया मतलब उसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। तो आफ्टर सेकंड स्टेप यू विल गेट अ साइक्लोहेक्सीन विथ अ साइक्लिक डायोन एंड दिस 2 कार्बन्स विल बी नॉट हैविंग द COH। अब फॉलोड बाय ओजोनोलिसिस, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, अल्डिहाइड आ जाएगा। बट अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया मतलब ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। मतलब फाइनली टूटने के बाद इट विल गिव यू अ साइक्लिक डायोन एज इट इज एंड CH2COOH एंड CH2COOH। तो कितने कार्बोक्सिलिक एसिड्स फाइनल प्रोडक्ट P में होंगे? आंसर विल बी सर लेफ्ट पे CH हो रहेगा ना सर? क्या? डिडक्टिव ओजोनोलिसिस है ना? ऑक्सीडेटिव है भाई। ये पेरोक्साइड दिया ना, वही तो फर्क आएगा। ZN दिया तो 2 आंसर किस हिसाब से बोला? ये वाले साइड का? वो तो याद नहीं लेफ्ट का ही बोला था। याद था। लेफ्ट में अल्डिहाइड बोला और बाद में
ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा बिकॉज COH जिंक बराबर। डस्ट नहीं दिया है ना, पर हाँ ऑक्साइड हाँ दिया मतलब ऑक्सीडेटिव हो जाएगा, इसलिए 2 COH लेफ्ट वाले में आएगा। नेक्स्ट, ये भी जाना पहचाना होना ये चाहिए। भी हाँ 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 पर क्या 9 या तो 6 है इसका आंसर। तो आंसर याद रख रहा है, कॉन्सेप्ट बता। अरे मैंने भेजा था सर आपको, मैंने भेजा था ये तो। हाँ तो अभी आंसर बता चल। हाँ एक मिनट पढ़ लेता हूँ A वापस। tetrapeptide has COH group on alanine. Tetrapeptide. वो उसको फिक्स कर लो, एलाइन लास्ट होने वाला है। और पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फॉर अदर्स। A Okay. tetrapeptide has carboxyl group on alanine. सबसे पहले टेट्रापेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड के लिए कितनी पेप्टाइड लिंकेजेस होनी चाहिए? 3 N-1 तो हाँ। H2N CHR C डबल बॉन्ड O NH, ये पहला पेप्टाइड। फिर वापस CHR, लेट्स से ये R1 है या R2 है, वापस C डबल बॉन्ड O NH, सेकेंड पेप्टाइड लिंकेज आ गया। फिर CH R3 C डबल बॉन्ड O NH, देन CH R4 और अब टर्मिनेट हो जाएगा विद COH। NH2 नहीं, हाँ। NH2 से शुरू किया C ना। हाँ ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अ टेट्रापेप्टाइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, पहली बात। अब क्या बोला है? अ टेट्रापेप्टाइड है COH ग्रुप ऑन एलेनाइन। COH ग्रुप ऑन एलेनाइन मतलब R4 इज कंफर्म्ड टू बी R4 is व्हाट? fixed alanine। पहले के 3 घुमाना है। इथाइल, राइट। आगे, दिस प्रोड्यूसेस ग्लाइसिन, वलाइन, फिनाइलएलेनाइन एंड एलेनाइन ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो 4 इसके प्रोडक्ट्स जो होंगे corresponding to R1, R2, R3 and R4 are given. For this tetrapeptide, the number of possible sequences यानी primary structures with NH2 group attached to a chiral center. तो ग्लाइसिन नहीं होगा और बाकी 2 आएंगे पहले वाले पे, R1 का भी। तो अगर NH2 ग्रुप chiral center पे होना चाहिए तो R1 ग्लाइसिन वलाइन नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता, नहीं है हो ना? सकता। तो वलाइन और वलाइन और एलेनाइन। तो वलाइन और एलेनाइन, हाँ। और लास्ट में फिक्स क्या किया हमने? वलाइन और फिनाइल एलेनाइन सर। लास्ट वाला सॉरी, फिनाइल, वलाइन और फिनाइल फिनाइल एलेनाइन। क्या दिया उन्होंने? ये फिनाइल पीएच ही दिया ना, फिनाइल हमने लिख दिया। एलेनाइन। तो ये वलाइन या पीएच ही हो सकता है। लास्ट में अपना ALA फिक्स्ड है, एलेनाइन फिक्स्ड है। तो अब यहाँ पर इन 2 पोजीशन पे बचा क्या? ग्लाइसिन और इसमें से बचा हुआ एक। हाँ। तो ग्लाइसिन और एक बचेगा ना फिनाइल। अरे इसका एक बचेगा ना, तो वलाइन फिनाइल एलेनाइन का तो एक। या तो ग्लाइसिन और फिनाइल तो एलेनाइन होगा होगा या फिर वाइस वर्सा। तो ये 2 पॉसिबल हो जाएगा सीक्वेंस। और उनका भी उल्टा चलेगा ना। हाँ वही 2 सीक्वेंस हो जाएगा ना, जी ग्लाइसिन हाँ ठीक फिनाइल है। एलेनाइन या फिनाइल एलेनाइन ग्लाइसिन। और इसमें ग्लाइसिन के साथ वलाइन या वलाइन के साथ ग्लाइसिन, इसके भी 2 पॉसिबल सीक्वेंस। टोटल 4 सीक्वेंसेस पॉसिबल है। क्या करना ब्रो, याद तो सही रखना फिर। अच्छा, और एक चीज, अगर इसको हाइड्रोलाइज करें, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोला है ना, हाँ, तो 4 अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं हमें, तो हाइड्रोलाइज करने के लिए कितना वाटर मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होगा? अरे हाँ शिट, ये भी भेजा था सर मैंने आपको। इसलिए मैंने पूछा। ये 4 प्लस इसमें भी वाटर जुड़ा होता है ना। एक मिनट से आपको 5 होगा 3 सर। सुनो, यहाँ पे इस पेप्टाइड को तोड़ने के लिए 1 लगेगा, इसको 2 लगेगा और इसको 3 लगेगा। मतलब जितना आपका पेप्टाइड लिंकेजेस होता है उतना वाटर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के लिए लगता है। Everyone, please pay attention. So if it is a tetrapeptide, the complete hydrolysis would require 3 moles of water. If it was decapeptide, एक क्वेश्चन था decapeptide का, तो उसके लिए 9 H2O लगेगा यहाँ पर और सामने 10 अमीनो एसिड्स बनेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स ध्यान में रखो। ठीक है। Next, if H fraction unoccupied in ideal anti-fluoride structure is X,
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ z। z बोला है x अपॉन 0.097। अनऑक्यूपाइड इन आइडियल। H फ्रैक्शन अनऑक्यूपाइड। पहले एंटी फ्लोराइड का स्ट्रक्चर एग्जांपल Na2O Na2O सोडियम का ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द ऑक्साइड occupies ऑक्साइड ऑक्यूपाइज FCC CC FCC lattice points हाँ and the Na plus occupy TVs. all TVs. all TVs। ठीक है। अब अगर हम H को देखें तो कोई भी एक फेस ले लो, तो उसके H पे कौन कौन से एटम्स पोजीशनड होंगे? वही तो होगा, Na तो बीच में दो ऑक्सीजन होंगे, दो ऑक्सीजन होंगे खाली, बस खाली 2 ऑक्सीजन होंगे। कॉर्नर्स पे ऑक्सीजन, फेस बस। पे भी होता है, लेकिन हम H की बात कर रहे हैं तो H पे खाली अपना ऑक्साइड अनायन होगा। हाँ तो अब पूछा है H का अनऑक्यूपाइड फ्रैक्शन। तो दिस इज ऑक्यूपाइड, दिस इज ऑक्यूपाइड, तो अनऑक्यूपाइड इज दिस ना। FCC में R और A का रिलेशन निकाल देंगे, तो पहले तो 4R = √2A कर लेंगे कर देंगे और फिर और फिर A का A minus R इन टर्म्स ऑफ A मिल गया ना, R इन A टर्म्स ऑफ A मिल minus गया 2R, A perfect। minus हाँ 2 कर देंगे अपॉन A। H अनऑक्यूपाइड, H लेंथ कितना होता है A, हाँ ऑक्यूपाई कितना कर रहा है 2R, R इज द रेडियस ऑफ द अनायन, है ना। H अब plus अपना FCC के लिए A और R का रिलेशन पता है, is √3 है। इट इज 2√2R, so 2√2R minus 2R। अब H का फ्रैक्शन बोला है अपॉन A अपॉन A, है ना, और A को वापस R के टर्म्स में आप रख दो, 2√2R। समझ में आ रहा है। सो आपका Yes. न्यूमरेटर जो है वो 2R कॉमन लेकर √2 minus 1 अपॉन A, उसकी जगह 2√2R, 2R तो 2R कैंसिल हो जाएगा। तो जो फ्रैक्शन आएगा दैट विल बी √2 is 1.414 minus 4 upon 1.414 upon 1.414, अपॉन इनटू 1 by 0.097। हाँ, तो वो Z का वैल्यू होगा। 1 होगा ये जो शायद। वैल्यू होगा दैट विल बी X। ठीक है। हाँ this upon 0.097 ना, 4 आएगा ना सर, अप्रोक्स 4 ही तो आएगा। क्या? 4 आएगा अप्रोक्स आंसर, 4 नहीं, 4 नहीं आता। इसको आप सॉल्व करोगे ना X को, तो 0.293 आएगा। सॉल्व करके आ जाएगा, दैट इज ओके। ठीक है, 3 डिजिट तक आप एक्यूरेसी रखो। अब उन्होंने बोला है Z को फाइंड करने के लिए, विच इज 0.293 अपॉन 0.097। हाँ मैं 3 आएगा, अप्रॉक्स 3 आएगा। 3 अगर आप डेसिमल में अप टू 2 डेसिमल डिजिट्स बोला हो तो 3.02 तक आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इतना गंदा हो जाएगा। 3.01 आता है सर। हाँ, मतलब आगे 19 के आसपास अगर कुछ आएगा तो आप उसको 18 है। 2 डिजिट तक ट्रंकेट करो या फिर राउंड ऑफ करो, दोनों करेक्ट है ना। हाँ 18 3.01 और 3.02 दोनों ही करेक्ट मिलेगा। तो ये तो प्रॉपर ऐसा वो डिवाइड करके करना पड़ेगा, वो लंबा वाला। हाँ तो और क्या हाँ, वो करना पड़ेगा डिवीजन। ठीक है सर, बचपन में करते थे, अभी भी करो। सर एक सेकंड रुको, सर रुको ना प्लीज। यस सर डन। ये सिमिलर क्वेश्चन ना बॉडी डायगोनल ऑफ रॉक सॉल्ट के लिए भी आया था। इसमें 4R is √3 कर देंगे। तो रॉक सॉल्ट यानी NaCl के बॉडी डायगोनल पे क्या क्या होता है? खाली दो वही आएंगे ना, 2 Cl एटम, Cl दो Cl आएंगे। 4R is √3 है Cl माइनस, एक भूल रहे हो आप, और ये हाँ एक बॉडी पे Na भी आएगा, Na भी आएगा। एक पूरा Na प्लस भी तो आएगा। Na आएगा। ठीक है, तो अब अनऑक्यूपाइड स्पेस इज दिस एंड दिस, मतलब तो टोटल उसका जो R लेंथ plus R है minus बॉडी डायगोनल का वो कितना होता है? √3A माइनस √3A माइनस 2R1 माइनस 2R Cl माइनस 2R 2R माइनस प्लस 2R प्लस,
हाँ नाउ रॉक सॉल्ट का एक रिलेशन था ना, R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू A/2 A/2 तो 2R माइनस प्लस 2R प्लस इज सीधा A ना, A समझा? हाँ तो अब एज फ्रैक्शन अनऑक्यूपाइड अगर बॉडी डायगोनल पे पूछा तो इट विल बी √3A 3 माइनस A -1 अपॉन √3A, √3A √3 -1 upon √3. ठीक है? तो आप खाली उस डायगोनल पे या फेस पे या एज पे जो भी एटम्स है पहले उसको ले लो, उसके बाद A और R का रिलेशन अप्लाई कर लो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है? मायरा फॉलोइंग? Yes, sir. Next, metaphenylene diamine when treated with NaNO2 and HCl at 0 to 5 degrees Celsius undergoes self-coupling reaction to produce a trimer known as Bismarck-Brown. The total number of nitrogen atoms in the final product is metaphenylene diamine मतलब हेलो हेलो हाँ सर आ रहा है, आवाज आ रहा है। हाँ, मेटाफिनाइलिन डायमाइन मतलब क्या? It is nothing but 1,3-diaminobenzene only. खाली उन्होंने कॉमन नेम के हिसाब से दिया हुआ है, मेटा दिया मतलब समझा ना? हाँ मेटा तो हम बेंजीन में यूज करते हैं, तो दिस हैज टू बी फिनाइलिन मतलब क्या, वो बेंजीन रिंग को बोल रहे हैं, और यहाँ पर NH2 और NH2, दिस इज मेटाफिनाइलिन डायमाइन। अच्छा देखो C6H6 इज बेंजीन, C6H5 जो है वो फिनाइल ग्रुप होता है ना, और एक H निकाल दो तो C6H4 ग्रुप को नाइलीन बोल सकते हैं। जैसे मिथाइल के बाद H निकालो तो मिथाइलिन बोलते हैं कि नहीं? मिथाइलिन, यस सर। समझा? तो ये नाम वैसे कंफ्यूज कर सकता है, बट मेटा वाज वन हिंट and then ENE word refers to 2 hydrogen less as compared to benzene, ठीक है? Anyways, आगे when treated with NaNO2 and HCl कौन सा रिएक्शन? N2Cl N2Cl अंडर कोल्ड कंडीशन बनेगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास दो अमाइन ग्रुप्स हैं और ये ट्राइमर बना रहा है। अगर हम एक NH2 को N2Cl में कन्वर्ट करते हैं and then if we do the coupling, what type of product it will form? तो उसमें दो नाइट्रोजन आएंगे, ट्राइमर होगा तो 6 होंगे ना? नहीं सुनो, मैं क्या पूछ रहा हूँ, अगर मैंने सिर्फ एक NH2 को N2Cl बनाया और उसके बाद उसका कपलिंग किया विद द सेम रिएक्टेंट, हाँ ठीक है, सेल्फ कपलिंग हो रहा है ना? हाँ क्या बनेगा? N+1 दो ही मोल्स कंज्यूम होगा ना, दो ही मोल्स कंज्यूम होगा। हाँ, N+N और बाद में एक और बेंजीन रिंग आ जाएगा, बराबर? तो अजोबेंजीन जो है वो नॉर्मली डाइमर बनता है। अब उन्होंने बोला ट्राइमर बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं समझा? मतलब 3 जुड़ रहे ना, वही तो। इसके 3 मोल्स मतलब 3 बेंजीन का रिंग आना चाहिए, और 3 रिंग कब आएगा? वो तो समझा, हाँ वो तो समझा। जब दोनों ग्रुप का कपलिंग होगा, वो तो समझे ना। हाँ तो इसका अभी प्रोडक्ट क्या आएगा पहले वो देख लेते हैं। NN फिर वापस फिनाइल, NN वापस फिनाइल, और हाँ, तो वापस टोटल नाइट्रोजन एटम्स कितने होंगे वो पूछा है। 6 होंगे ना? 6 नहीं होंगे। अभी देखो यहाँ पे मैं अगर कपल करूँ तो N+N और बेंजीन आया, ध्यान से देखो, वैसे प्रोडक्ट पूछा नहीं है बट फिर भी। तो N2Cl, अब कपलिंग किससे होगा? इसका जो N2Cl है और इसका जो N2Cl है, दैट विल कपल विद दिस मॉलिक्यूल, एंड इसके कौन से पोजीशन पे कपलिंग होगा? देखो मैं आपको ये बताता हूँ, हम लोग ने कुछ रिएक्शन ऐसा किया था, हमारे पास N2Cl बन जाता है N∧N प्लस NCl माइनस। अब मान लो मैं यहाँ पे एनिलीन को रिएक्ट करता हूँ, तो which atom is involved in the coupling? क्या ये NH2 ग्रुप अफेक्ट होता है इन द सेल्फ कपलिंग? नहीं ना, इसका H जाता है, मतलब पैरा वाला पोजीशन का H जाता है, समझा? मतलब जब कपलिंग करेंगे तो इसका सेकेंड मॉलिक्यूल का जो H है
वो Cl माइनस के साथ चले जाएगा और ये कपल हो जाएगा। तो उधर अब इसके NH2 पैरा रहेगा। पे NH2 और उसके हाँ, रिस्पेक्ट से मेटा पे NH2 ऐसे ही रहेगा। आया समझ में? हाँ 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 हाँ, ओके ओके ओके। फिर अगर मेटा पे कपलिंग करेंगे तो N डबल बॉन्ड N वापस इस रिंग के वापस H को same। कपलिंग होगा, तो इसके पैरा पे NH2 और इसके मेटा पे NH2 अनअफेक्टेड होगा। तो हाँ, दिस इज और इन व्हाट दोनों इज के द NH2। बिस्मार्क ब्राउन। ओह, बस ओके टाइमर बन ओके। गया ना। 1, 2 एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन, तो ये ट्राइमराइजेशन हो गया। तो अब नाइट्रोजन एटम्स कितने होंगे? 2 तो कपलिंग का हुआ, 4 8 हो गए। 2 each, and then 5, 6, 7 and 8. So number of nitrogen नाइस। atoms in the final product is 8. 8। अगर ओके। यहाँ डाइमर की बात करते हैं तो कितने एटम्स होते हैं डाइमर बनता? तो 4 होता नहीं, हाँ 4 ना। ये डाइमर का अजो कपलिंग का 2 नाइट्रोजन, 3 और और वो 4 NH2 ये, NH2 में और से इसका रहेंगे। 5वां NH2 अनअफेक्टेड होगा ना। 5 होगा आंसर डाइमर में। हाँ हाँ हाँ, वो यस। ट्राइमराइजेशन जब हुआ तो फिर 8 होगा। समझा? मस्त है, अच्छा है। सो दैट्स इट। ये एक पेपर मैंने डिस्कस किया 18 क्वेश्चंस का। अच्छा था सर। अच्छा, yes sir. अच्छा था सर।